हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 4। स्पेक्ट्रम की बुक चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री में एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो आज हम बात करेंगे मैसूर रेजिस्टेंस टू द कंपनी, जिसमें हम मैसूर डायनेस्टी की बात करेंगे, जिसमें वॉडियार का कैसे राइज होता है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्रीवियस स्लाइड्स भी आप देख लीजिए कि साथ के साथ हमने कौन कौन सी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो ये सब हमने कवर कर लिया। तो आज का टॉपिक है हमारा ये, ठीक है, मैसूर रेजिस्टेंस टू द कंपनी। एंड स्टार्ट करते हैं हम पहले पॉइंट से। तो इसमें हमें याद रखना है कि जो 1565 में आपकी बैटल ऑफ तालिकोटा हुई थी, उसके बाद क्या होता है कि विजयनगरा एम्पायर का मतलब जो कि एक काफ़ी ग्रेट किंगडम माना जाता है, उसको ब्लो मिलता है एंड मैनी स्मॉल किंगडम्स में वो इमर्ज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये याद रखें कि ये मतलब आपको ईयर याद रखना है बैटल ऑफ तालिकोटा का। ठीक है, एंड उसके बाद आपका 1612 में जो है वो हिंदू किंगडम जो है वो सामने उभर के आता है मैसूर रीजन में। कौन से राजाओं के अंदर? वॉडियार राजाओं के अंडर। ठीक है, एंड उसमें जिसका नाम आता है तो वो है चीका कृष्णा राजा वोडियार 2, जिन्होंने रूल किया। मैं नाम लिख देती हूँ पहले पूरा। कृष्णा राजा वोडियार 2, जिन्होंने रूल किया 1734 टू 1766। एंड 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में ये जो स्टेट थी वो इमर्ज हुई एज अ फॉर्मिडेबल पावर। किसके अंडर? हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। आपको ये याद रखना है कि मैसूर डायनेस्टी में हैदर अली एंड टीपू सुल्तान का नाम जो है काफ़ी फ्रिक्वेंटली अभी आएगा। ठीक है, उसको भी जो है अभी हम आगे देखेंगे कि इनका क्या रोल रहता है। एंड देन द जो इंग्लिश थे, ब्रिटिशर्स थे, वो क्या फेल्ट करते थे कि जो उनकी पॉलिटिकल एंड कमर्शियल इंटरेस्ट थे साउथ इंडिया में, वो थ्रेटन्ड हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द मैसूर्स प्रॉक्सिमिटी विद द फ्रेंच। क्योंकि जो हैदर अली था एंड टीपू सुल्तान था, उसकी अच्छी बनती थी किसके साथ? फ्रांस वालों के साथ। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को ये लग रहा था कि फ्रांस का इन्फ्लुएंस ज़्यादा ना हो जाए, रिच ट्रेड ना हो जाए उनका मालाबार कोस्ट पे, इसलिए उनको डर लग रहा था। किनको? ब्रिटिशर्स को किससे डर लग रहा था? कि जो फ्रेंडशिप थी बिटवीन द फ्रांस एंड जो हैदर अली था एंड टीपू सुल्तान था, मतलब उसका बेटा, तो इस वजह से इनको थ्रेट फील हो रहा था। एंड ये जो थ्रेट था ये इनका जो है मद्रास वाले रीजन तक भी फिर पहुंच जाता है। ठीक है, एंड देन अब हम बात कर लेते हैं राइज ऑफ द हैदर अली। हैदर अली कैसे जो है उसका राइज कैसे होता है, वो कैसे सामने आता है उभर के। तो इसको रब कर देते हैं, सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। तो जब हम 18th सेंचुरी की अर्ली में जब हम बात करते हैं तो दो ब्रदर्स का नाम सामने आता है। तो पहला है आपका नंजराज एंड सेकंड वन इज देवराज। ठीक है, इन्होंने रिड्यूस कर दिया चीका कृष्णराय वोडियार को एक पपेट में। ठीक है, मतलब वो इनका एक जो पहले हमने देखा था ना राइज ऑफ वोडियार मैसूर डायनेस्टी में, पहले किसका राज था? ठीक है, जो हमने पढ़ा था चीका। तो इसको जो है मियर पपेट बना लेते हैं। कौन? ये दोनों भाई। ठीक है, तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। तो जो हैदर अली होता है उसका जो बर्थ होता है वो 1721 में होता है। बहुत ऑब्सक्योर फैमिली से, मतलब ऐसे बहुत रिच फैमिली नहीं होती है इनकी, बहुत छोटे से परिवार से ये बिलोंग करता है। कौन? हैदर अली। ठीक है, एंड ये मतलब क्या काम करता है? तो इसका कैरियर जो होता है वो एज अ हॉर्समैन, मतलब जो घोड़े पे सवार होके, मतलब राजाओं के पीछे आर्मी में होते हैं, वैसे एज अ हैदर अली वो था। ठीक है, हॉर्समैन था। मैसूर आर्मी का अंडर द मिनिस्टर्स ऑफ किन के मिनिस्टर्स के अंडर? नंगराज एंड द देवाराज के अंडर ये एक हॉर्समैन था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये एजुकेटेड बिल्कुल भी नहीं था, तो ये अनएजुकेटेड था। एंड इनका बट कीन इंटरेस्ट था, मतलब क्रियोसिटी रखते थे ये, ग्रेट एनर्जी थी एंड डिटर्मिनेशन के साथ इन्होंने जो है वो काम किया करते थे। तो ये भी एक चीज़ सामने आती है कि अनएजुकेटेड होने के बाद भी इनमें स्किल्स बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड इंकर्जन्स भी किए। ठीक है,
एंड निज़ाम्स के साथ भी Nizam troops into the territories of the Mysore resulted in a heavy financial demand of the aggression from the Mysore. उसके बाद जो मैसूर था वो फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल वीक हो गया किसके अंदर, नंग राजेंद्र देवराज, जो कि फेल हो जाते हैं मैसूर को एक हाई पीक तक ले जाने के लिए। यहाँ पे रोल आता है एक ऐसे लीडर का कि जिसमें स्किल अच्छी हो, हाई डिग्री ऑफ मिलिट्री पावर हो एंड डिप्लोमेटिक स्किल भी उसके अंदर होनी चाहिए। तो किसका नाम सामने आता है, हैदर अली का। हालांकि वो अनएजुकेटेड था लेकिन वो इन चीज़ों में बिल्कुल सबसे आगे था, स्किल बहुत अच्छी थी, डिप्लोमेटिक स्किल आप बोल सकते हैं, मिलिट्री पावर में भी काफ़ी अच्छा था। तो इसको जो है वो डी फैक्टो रूलर ऑफ मैसूर बना दिया जाता है 1761 के अंदर, ठीक है। एंड ही रियलाइज दैट द एक्सक्रीडिंग मोबाइल मराठास कुड be contain only a swift cavalry and cannons of the French trained Nizami army could be silenced only by the effective artillery, and the superior arms from the west could only be marched by the arm brought from the same place and manufactured with the same know how। तो इसको ऐसा लगता था कि हमें जो है जो आर्टिलरीज जो थी, जैसे फ्रेंच से, मैंने आपको पहले बताया कि ब्रिटिशर्स को किससे डर लग रहा था कि जो फ्रेंच और हैदर अली की जो फ्रेंडशिप थी उससे डर लग रहा था। तो ये हैदर अली ने जो है वो आर्मी के जो इक्विपमेंट्स है वो फ्रेंच से मंगवाने जो है ब्रॉड करने स्टार्ट कर दिया अपनी आर्मी को पावरफुल करने के लिए। तो हैदर अली ने किसकी हेल्प ली, फ्रांस की हेल्प ली, क्या आर्मी को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इन्होंने आर्म्स फैक्ट्री भी खोली, कहाँ पर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर खोली थी, तो डिंजीगल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो आर्मी थी उसको वेस्टर्न मेथड्स की ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे लड़ाई लड़नी है एंड ऑल। एंड लास्ट में ही स्टार्टेड टू यूज़ हिज कंसिडरेबल डिप्लोमेटिक स्किल्स भी, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी अच्छा था उस चीज़ में, कौन, हैदर अली। एंड इसकी मिलिट्री स्किल भी काफ़ी अच्छी थी। एंड ही कैप्चर द डोड बालापुर, सेरा, बेदनूर एंड होस्कोट 1761 to 63 में। एंड ये मतलब कि और भी पॉलीगर्स को जो है ऑफ साउथ इंडिया वो भी अपने अंडर ले आता है। एंड रिकवरिंग फ्रॉम द डिफीट ऑफ पानीपत, क्योंकि मराठास की वहाँ पे डिफीट हुई थी बैटल ऑफ पानीपत में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। तो उस चीज़ को रिकवर करने के लिए जो मराठास थे अंडर द माधव राव अटैक कर देते हैं किसके ऊपर, मैसूर के ऊपर। एंड हैदर अली को डिफीट कर देते हैं कौन सी ईयर में, 1764 में, 1766 में एंड 1771 में, क्योंकि मराठास की हार हुई होती है बैटल ऑफ पानीपत में, इसलिए वो हैदर अली पे यानी कि मैसूर पे अटैक करते हैं। एंड पीस लाने के लिए, मतलब अटैक किया, अब खलबली मची, तो हैदर अली पीस लाने के लिए गिव द लार्ज सम ऑफ मनी, किसको, इनको मराठास को। बट आफ्टर द माधवराव's डेथ, क्योंकि 1772 में, मतलब इन तीनों में तो ये मैसूर पर जो है वो वार करते हैं, लेकिन 1772 में जो है वो इसकी माधवराव की डेथ हो जाती है। तो हैदर अली अगेन किस पे रेड डाल देते हैं, मराठास पे। एंड लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द 1774 to 76। अभी 1772 में डेथ हो गई माधवराव की, तो 1774 से 76 तक जो है हैदर अली अटैक करता है मराठा उस पर। एंड जितनी भी उसकी टेरिटरीज उसे छीन ली जाती थी बाय द मराठास वो रिकवर कर लेता है। एंड जितने भी पैसे उसने दिए थे जब उन्होंने अटैक किया था तो वो भी रिकवर कर लेते हैं इन सभी चीज़ों से बाय कैप्चरिंग द न्यू एरियाज। साथ के साथ जो कि उसके पुराने एरियाज थे वो तो लेता ही लेता था, टेरिटरीज अपने अंडर रिकवर करता था, साथ ही साथ में नई जो एरियाज थे वो भी अपने अंदर कैप्चर कर लेता था। एंड जितना भी उसने उनको मनी लमसम अमाउंट दिया था वो सब कुछ उसके अंदर रिकवर हो जाता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा पूरा ये। तो यहाँ पे आपके चीका का नाम आता है जो कि मियर पपट बन जाता है इन दोनों भाइयों के से। ठीक है, एंड ये जो दो भाई थे ये एक पीक तक नहीं ले जा सकते हैं मैसूर को अच्छे लेवल पर, तो फिर हैदर अली सामने आता है। एंड देन हैदर अली की जो डिप्लोमेटिक स्किल्स होती है वो काफ़ी अच्छी होती हैं। एंड ये फ्रांस के साथ मिलकर एक आर्मी भी सेटअप करते हैं डिंडीगल में, जहाँ पे आर्मी को काफ़ी वेस्टर्न मॉडर्नाइज्ड तरीके से जो है ट्रेनिंग दी जाती है। एंड क्योंकि बैटल ऑफ पानीपत में जो है वो मराठास हार चुके होते हैं इसलिए वो मैसूर पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से हैदर अली जो है वो
हार जाता है एंड उसको काफ़ी अमाउंट जो है वो इनको पे करना होता है। लेकिन माधव राव की डेथ के बाद अगेन जो हैदर अली होता है वो अटैक करता है मराठास के ऊपर एंड जितना भी एरिया उन्होंने उनका कैप्चर किया होता है वो वापस ले लेता है और साथ ही साथ में अदर भी एरियाज़ अपने अंडर कैप्चर कर लेता है। ठीक है, ये समरी की तरह हो गया आपके लिए। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो कि 1769 टू 67 टू 69 तक चलता है। तो इसका बैकग्राउंड देखेंगे हम पहले क्या है। तो आफ्टर देयर इजी सक्सेस इन बंगाल, तो बंगाल में इनको इजी सक्सेस मिल जाती है। द इंग्लिश वर कॉन्फिडेंट ऑफ देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ, किनको सक्सेस मिल जाती है, बंगाल को, है ना। एंड जो है इनकी जो इंग्लिश जो इंग्लिश मैन थे वो उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है एंड ये ट्रीटी साइन कर लेते हैं विद द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जिसमें ये होता है कि दे गेव हिम, मतलब उसको कहते हैं टू गिव देम द नॉर्थर्न सरकार्स रीजन एंड प्रोटेक्ट द निज़ाम फ्रॉम द हैदर अली, मतलब वो उसको नॉर्दर्न सरकार वाला रीजन दे देंगे एंड दूसरी तरफ जो इंग्लिश मैन थे वो निज़ाम को प्रोटेक्ट करेंगे, किससे, हैदर अली से, क्योंकि हैदर अली जो है वो अटैक कर रहा था अब सारे उसके जो बाउंड्री एरियाज थे। ठीक है, क्योंकि हैदर अली जो है वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था एंड नवाब ऑफ द आर्कोट एंड मराठास के अंदर भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस चल रहे थे। तो ये आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का थोड़ा सा बैकग्राउंड में क्या चला था वो था कि बंगाल में जो है इंग्लिश मैन की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी वो काफ़ी सामने अच्छी उभर के सामने आई। सॉरी। तो यहाँ पे ये क्या कर लेते हैं, ट्रीटी कर लेते हैं किसके साथ, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जिसमें इंग्लिश मैन क्या मांगते हैं, नॉर्दर्न सरकार्स का एरिया एंड इन रिटर्न ये क्या देते हैं, हैदराबाद के निज़ाम को प्रोटेक्शन, किससे देंगे, हैदर अली से। ठीक है, अभी चेंजिंग अलाइंस क्या बनेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ, अभी हम यही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अलाइंस कौन कौन से बनेंगे, तो यहाँ पे आपके निज़ाम, मराठा एंड ब्रिटिशर्स ये एक तरफ हो जाएंगे और दूसरी तरफ आपका कौन रह जाएगा, हैदर अली। तो ये तीनों मिलके अब हैदर अली पे जो है वो अटैक करेंगे। तो हैदर अली एक्टेड विद अ कॉन्फिडेंट टैक्ट एंड डिप्लोमेटिक स्किल, मैंने आपको पहले बताया इसकी काफ़ी अच्छी थी, इंटेलेक्चुअल था हालांकि अनपढ़ था। ही पेड द मराठास टू टर्न देम न्यूट्रल एंड प्रोमिसिंग टू शेयर द कॉन्कर्ड टेरिटरी विद द निज़ाम, कन्वर्टेड निज़ाम इनटू हिज एलाइज। अब ये इसकी डिप्लोमेटिक स्किल मैंने बताया अच्छी थी, तो निज़ाम को ये यहाँ से इनके एलाई ग्रुप में से निकाल के अपनी तरफ ले आता है और इनको बोलता है कि मैं तुम्हें एरिया वगैरह दूंगा, कॉन्कर करके टेरिटरी जो है वो शेयर करके तुम्हें दूंगा। एंड बाद में ही देन जॉइन द निज़ाम टू अटैक द नवाब ऑफ आर्कोट। तो नवाब ऑफ आर्कोट के ऊपर ये अटैक कर देता है, किसके साथ मिलके, मतलब हैदर अली निज़ाम के साथ मिलके नवाब ऑफ आर्कोट के ऊपर जो है वो अटैक कर देता है। इसके ये निज़ाम क्यों मिल जाता है कि इसको भी ये था कि जो टेरिटरी होगी वो शेयर करेंगे आपस में। ठीक है, अभी कोर्स ऑफ वॉर कैसे स्टार्ट होता है, तो वॉर जो है वो आपका 1.5 साल तक चलता है। ठीक है, विदाउट एनी कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। हैदर चेंज्ड हिज स्ट्रेटेजी एंड सडनली अपीयर बिफोर द गेट्स ऑफ द मद्रास। तो अब हैदर अली जो था वो एक चाल चलता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नहीं रब नहीं करते, फिर आपको ये दोबारा लिखना पड़ेगा। तो यहीं पे बता देती हूँ कि हैदर अली जो है वो स्ट्रेटजी बनाता है एंड मद्रास के गेट्स के ऊपर जाके मतलब खड़ा हो जाता है, मतलब युद्ध के उससे असमंजस से। ठीक है, एंड देयर वर कंप्लीट कायोस एंड पैनिक, मतलब मद्रास तो ये सोचता नहीं कि मतलब ये निज़ाम तो इसकी साइड पे था। तो हैदर अली एक चाल चलता है कि मद्रास के सामने जो है वो बैटल के तरीके से खड़ा हो जाता है, लेकिन जो मद्रास था वो अब एक तरीके से पैनिक में आ जाता है कि अब क्या करे, कि ये तो एकदम से उल्टा कर दिया हैदर अली ने। एंड फोर्सिंग द इंग्लिश टू कंक्लूड अ वेरी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी विद द हैदर। अब यहाँ पे क्या चली, हैदर अली ने क्या चाल चली कि इंग्लिश ब्रिटिशर्स से वो मतलब ट्रीटी साइन करवाना चाहता है। तो यहाँ पे आपकी होती है ट्रीटी ऑफ मद्रास जो कि आपकी 1769 की थी। एंड ट्रीटी में ये बोला जाता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ द प्रिजनर्स एंड द म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंक्वेस्ट। इसमें हैदर अली ये डिमांड करता है कि
ब्रिटिशर्स को जो है ब्रिटिशर्स ने जो हैदर अली के वो लिए होते हैं, मतलब प्रिजनर्स थे उनके उसके पास, तो वो उसको एक्सचेंज करने की बात करता है। एंड हैदर अली वॉज प्रोमिस्ड, वो हेल्प मतलब प्रोमिस्ड करता है इंग्लिश मैन को कि वो हेल्प करेगा कि अगर कोई और ब्रिटिशर्स को अटैक करता है तो वो हेल्प करेगा कि ब्रिटिशर्स पे अटैक ना हो। आई थिंक यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये सारा था आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि 1767 to 69 तक चलता है। यहाँ पे आपको यही चीज़ याद रखनी है कि कैसे निज़ाम को ये अपनी तरफ ले लेता है, नवाब ऑफ आरकोट के ऊपर अटैक करता है, टेरिटरी शेयर करने की बात करता है, लेकिन खुद ही जाके मद्रास पे ही अटैक कर देता है, स्ट्रेटजी चलता है। एंड जिसके अंदर ये डिमांड करता है कि ब्रिटिशर्स इसके जो प्रिजनर्स है उसको एक्सचेंज कर दे, एंड इन रिटर्न वो क्या करेगा, कोई भी अगर ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करेगा तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के ऊपर चलते हैं। अभी हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। एंड ये वाला जो है 1780 to 84 तक चलता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैकग्राउंड की, जिसके अंदर हैदर अली जो है वो एक्यूज करता है इंग्लिश को ऑफ ब्रीच ऑफ फेथ एंड नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ मद्रास। क्योंकि मैंने आपको बताया फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है। किसके साथ, ये पूछ लिया जाता है, ट्रीटी ऑफ मद्रास किस किस के बीच में हुई थी, तो इंग्लिश के बीच में हुई थी और हैदर अली के बीच में हुई थी। हैदर अली ने इसमें ये बोला था कि इंग्लिश मैन जो है वो इनके प्रिजनर्स को लौटा देंगे, इन रिटर्न ये अटैक नहीं होने देगा ब्रिटिशर्स के ऊपर। अब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बैकग्राउंड में ही हमने ये देखा कि जो इंग्लिश मैन थे ना वो ब्रीच कर देते हैं इस ट्रीटी ऑफ मद्रास जो इन्होंने की थी। कहने का मतलब यहाँ पे इन्होंने फेथ जो है उसका ब्रीच किया। ठीक है। ये जो है आगे जाके ही वॉज अटैक्ड बाय द मराठास द इंग्लिश एंड फेल टू कम टू हिज एड। तो अब ये जो इंग्लिश मैन है ना, बजाय इसके कि हैदर अली के साथ ट्रीटी जो साइन की थी उसको निभाए, बल्कि किसके साथ मिलके, मराठास, इंग्लिश एंड मराठास मिलके किसके ऊपर अटैक कर देते हैं, हैदर अली के ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड ऑल्सो ही फाउंड दैट द फ्रेंच वर मोर मच पावरफुल देन द इंग्लिश इन मीटिंग हिज आर्मी रिक्वायरमेंट ऑफ गन एंड लेड। तो अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हैदर अली था वो फ्रांस के साथ मिलके जो है वो काफ़ी अच्छी अलायंस बना रहा था, जिसका डर किसको था, इंग्लिश को था, मतलब ब्रिटिशर्स को था। तो अब यहाँ से इसको और भी ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आ गई कि ब्रिटिशर्स तो बिल्कुल भी हमारी हेल्प नहीं करेंगे। एंड थ्रू माहे अ फ्रेंच पोसेशन ऑन द मालाबार कोस्ट सम फ्रेंच वॉर मटेरियल वॉज ब्रोट टू मैसूर। तो अब ये माहे से जो है वो फ्रांस के कुछ इक्विपमेंट्स रिलेटेड टू आर्मी वो मंगवा लेता है मैसूर के अंदर। एंड इसी के बीच में क्या चल रहा होता है आपका, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो जिसके अंदर जो है फ्रेंच वर ऑन द साइड्स ऑफ द रेबल्स। तो यहाँ पे भी आपको पूछा जा सकता है कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किस टाइम पे चल रहा था। एंड यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि जो फ्रेंच था वो रेबल्स थे उस टाइम पे इस वॉर के अंदर। ठीक है। अंडर द सर्कमस्टांसेस जो हैदर अली की फ्रेंडशिप थी विद द फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा कंसर्न का, चिंता का कारण बन गई थी किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। एंड दे देयरफॉर ट्राई टू कैप्चर द माहे, क्योंकि माहे से कौन हेल्प कर रहा था, फ्रांस हेल्प कर रहे थे, फ्रेंच वाले हेल्प कर रहे थे हैदर अली की, यहाँ से सारे वो भेज रहे थे, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस भेज रहे थे किसको, हैदर अली को। तो अब इंग्लिश मैन क्या करेंगे कि कैप्चर करना चाहेंगे किसको, माहे को, विच हैदर रिगार्डेड टू बी अंडर द प्रोटेक्शन। लेकिन ये ऐसे कैसे कर लेंगे, हैदर अली भी तो प्रोटेक्ट करेगा माहे को, जहाँ से उसको सामान मिल रहा है, प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्रांस वाले, तो वो उसको प्रोटेक्ट भी तो करेगा। तो हैदर कंसीडर द इंग्लिश अटेम्प्ट टू कैप्चर द माहे अ डायरेक्ट चैलेंज टू हिज अथॉरिटी। तो जैसे ही इंग्लिश मैन जो हैं वो माहे पे अटैक करते हैं तो हैदर अली को ये लगता है कि अब ये एक चैलेंज बन गया है कि इन्होंने मुझे ललकारा है, मतलब ब्रिटिशर्स ने मुझे ललकारा है कि इन्होंने मतलब माहे पे क्यों अटैक किया। ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कोर्स ऑफ वॉर, किसके अंदर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर ही चल रहा है। तो हैदर अली जो था वो एक तरह से फेक अलायंस बनाता है, किस, एंटी इंग्लिश अलायंस विद द मराठास एंड निज़ाम। तो इंग्लिश मैन के खिलाफ जो है मतलब कि एक खिलाफ ही बनाएगा, मराठास एंड निज़ाम्स के साथ क्या बनाएगा, एक अलायंस बनाएगा। ही फॉलोड इट अप बाय एन अटैक इन द कर्नाटिक,
फिर बाद में वो आरकोट को कैप्चर करेगा एंड डिफीटिंग द इंग्लिश आर्मी अंडर द कर्नल बेले, ठीक है, 1781 में। उसके बाद इंग्लिश डिटैच बोथ द मराठाज एंड निज़ाम फ्रॉम द हैदर साइड, बट द अनडेटेड हैदर फेस द इंग्लिश boldly only to suffer a defeat at the पोर्टो नोवो 1781 के अंदर, एंड ही रीग्रुप्ड हिज फोर्सेस एंड डिफीटेड इंग्लिश एंड कैप्चर्ड देयर कमांडर ब्रैथवेट। तो ये जो सब अभी मैंने पढ़ के सुनाया आपको, तो इसका शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ, ये रब कर देती हूँ एक बार। तो अभी यही चल रहा है हमारा, जिसमें हम बात कर रहे हैं कोर्स ऑफ वॉर। तो इसमें अब क्या करेगा कि जो हैदर अली था, ठीक है, वो किसके साथ अलायंस बनाएगा, मराठा के साथ प्लस निज़ाम के साथ, ठीक है, किसके खिलाफ, इंग्लिश के खिलाफ। लेकिन अब ये जो इंग्लिश मैन थे ये जानते थे कि हैदर अली जो इन दोनों के साथ मिलके हमें ही अटैक करेगा। तो इंग्लिश मैन जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, ये क्या करते हैं, मराठास एंड निज़ाम को छुड़वा लेते हैं हैदर अली के चंगुल से। अब हैदर अली कैसे रह जाता है, अकेला रह जाता है, ये तीनों फिर से इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन हैदर अली जो है वो बोल्डली इंग्लिश मैन के साथ लड़ाई लड़ता है। हालांकि ये डिफीट भी, इसको भी डिफीट का सामना करना पड़ता है, कहाँ पे, पोर्तो नोवो की जगह पर। एंड लेकिन फिर भी जो हैदर अली होता है वो फिर भी जो ब्रिटिशर्स का एक काफ़ी अच्छा कमांडर था उसको कैप्चर कर लेते हैं, जिसका नाम था ब्रैथवेट, ठीक है, एंड डिफीट कर देते हैं इंग्लिश को। कहने का मतलब ये बोल्डली लड़ता है अकेले ही ब्रिटिशर्स के साथ, एंड उनके काफ़ी ज़्यादा कमांडर्स को कैप्चर कर लेता है, उनको डिफीट कर देता है। अब हम यहाँ पे सेकंड देखो, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हमने बात की थी ट्रीटी ऑफ मद्रास की, ठीक है, जो कि होती है आपकी किस किस के अंदर, इंग्लिश मैन के अंदर एंड हैदर अली के अंदर। एंड अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की। यहाँ पे आपके पास आती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है। तो मैंगलोर आपका कहाँ पे पड़ता है आज की डेट में, कर्नाटका में, ठीक है, मैसूर के अंदर ही, जो पहले जो मैसूर था उसके अंदर ही आता है। तो हैदर अली की यहाँ पे कैंसर के कारण डेथ हो जाती है 1782 में, ठीक है। एंड देन इसका बेटा सामने आएगा, इसका बेटा कौन था, टीपू सुल्तान। ये जो है वॉर को आगे लेके जाता है। इसको मैं थोड़ा रब कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने बात की ट्रीटी ऑफ मैंगलोर की, ठीक है। कैंसर के कारण जो है आपका हैदर अली की डेथ हो जाती है एंड टीपू सुल्तान जो है वो सामने आता है एंड 1 ईयर के लिए विदाउट एनी पॉजिटिव आउटकम इस वॉर को जो है वो आगे तक लेके चलता है। लेकिन फिर ये वॉर से जो है वो एक तरह से थक सा जाता है, फेडअप हो जाता है, तो ये पीस की बात करता है, कौन, टीपू सुल्तान, उसका लड़का जो होता है, एंड नेगोशिएट करता है किसके थ्रू, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के थ्रू, अंडर विच ईच पार्टी गेव बैक द टेरिटरीज इट हैज़ टेकन फ्रॉम ईच अदर, कि जितनी जितनी किसी की टेरिटरीज थी अगर किसी और ने कैप्चर कर लिया तो उसको वापस कर दी जाए, यही था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के अंदर। तो ये किसके द्वारा की गई थी, टीपू सुल्तान के द्वारा, क्योंकि ये थक चुका था लड़ाई लड़के एक पूरा साल एंड ये पीस की बात करता था, ठीक है। तो यहाँ तक आपका सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर था। अब हम बात करते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की, ठीक है, ये वाला पॉइंट जिसके अंदर अगेन हम बात करेंगे आपके बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड में जो है एक डिस्प्यूट होता है बिटवीन द आपका टीपू सुल्तान एंड द स्टेट ऑफ त्रावणकोर। तो त्रावणकोर हैड परचेज्ड द जलकोटल एंड कैनानूर फ्रॉम द डच। तो ये दोनों चीज़ें डच से ली होती हैं इन द कोचिन स्टेट। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी स्टेट में आता था, तो कोचिन स्टेट में, ठीक है। तो जो कोचिन था वो वॉज अ फिड्यूटरी ऑफ टीपू था एंड ही कंसीडर द एक्ट ऑफ ट्रैवनकोर एज अ वायलेशन ऑफ हिज सॉवरन राइट्स एंड टीपू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द ट्रैवनकोर फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ हिज राइट्स। तो टीपू सुल्तान को क्या लगता था कि इसने मतलब ट्रैवनकोर के राजा ने, वहाँ पे जो राजा होगा उन्होंने उसके राइट्स का हनन किया है एंड इसलिए टीपू सुल्तान स्टेट ऑफ त्रावणकोर के ऊपर अटैक कर देता है। तो यहीं से जो है मतलब एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर कौन लड़ रहा है, टीपू सुल्तान। तो कोर्स ऑफ वॉर में देख लेते हैं क्या है कि जो इंग्लिश थे साइडेड विद द त्रावणकोर। अब देखो पहले से ही जब इसके पापा थे, मतलब इसके फादर थे टीपू सुल्तान के, हैदर अली, वो किसके खिलाफ थे, राइवलरी थे, तो वो थे इंग्लिश मैन के। तो अब उसका लड़का आ गया टीपू सुल्तान,
तो ये इंग्लिश मैन किसके साथ मिल जाते हैं, स्टेट ऑफ ट्रैवनकोर के साथ। अब मतलब जैसे टिपू सुल्तान ने इसके ऊपर अटैक किया तो इंग्लिश मैन इसकी सपोर्ट करने आ गए, स्टेट ऑफ ट्रैवनकोर की। एंड यहाँ पे फिर अगेन वही कि जो इंग्लिश मैन थे वो अपनी जगह पर स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन टीपू सुल्तान भी कोई कम मतलब वो नहीं था, डिप्लोमेटिक भी अपने पापा की तरह काफ़ी स्किलफुल था। तो 1790 के अंदर टीपू डिफीटेड द इंग्लिश जनरल मेडोज, ठीक है। एंड 91 में कॉर्नवालिस टुक द लीडरशिप एज द हेड ऑफ द लार्ज आर्मी मार्च थ्रू द अंबर एंड वेलोर टू बेंगलोर। एंड उसके बाद फ्रॉम देयर श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। उसके बाद कोयम्बटूर फेल टू दैम बट दे लॉस्ट इट अगेन, मतलब कोयम्बटूर जो है वो उनके अंदर आ जाता है, लेकिन अगेन वो उसको लूज़ कर देते हैं। लेकिन लास्ट में विद द सपोर्ट ऑफ द निज़ाम एंड मराठास इंग्लिश, मतलब वही जो पहले वाला अलायंस था जो कि इसके पापा के टाइम पे था, हैदर अली के टाइम पे किस किस का अलायंस था, निज़ाम का, मराठास का एंड इंग्लिश का। तो अब भी ये जो है ये इकट्ठे तीनों मिल जाते हैं और टीपू सुल्तान जो है वो अकेला ही लड़ता है। तो ये फॉर द सेकंड टाइम जो है वो सपोर्ट करने आ जाते हैं किसकी, स्टेट ऑफ ट्रैवनकोर की। टीपू ऑफर ए सीरियस ऑपोजिशन, मतलब ये भी अपने फादर की तरह अकेला ही लड़ता है, बट odds वर अगेंस्ट हिम, ये तीनों जो है टीपू सुल्तान के अगेंस्ट में होते हैं। एंड कॉन्सिक्वेंटली ही हैड टू पे हैविली अंडर द ट्रीटी ऑफ द श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थर्ड जो ट्रीटी जो हमने देखो, पहले फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में कौन सी हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में कौन सी ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है उसमें होती है ट्रीटी ऑफ द श्रीरंगपट्टनम। तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम में हुआ क्या था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, तो ये जो ट्रीटी 1792 में हुई थी, इसके अंडर जो है आपका हाफ ऑफ द मैसूरियन जो टेरिटरी थी वो टेकन ओवर बाय द विक्टर्स, मतलब जो जीतेगा उसके अंदर मैसूर की टेरिटरी जो है वो चली जाएगी। तो यहाँ पे इंग्लिश मैन के अंडर कौन कौन से आए जो टेरिटरी थी, बहमल, डिंडीगल एंड मालाबार। तो अब यहाँ पे ये वाला डिंडीगल जो है ये हमने देखा था कि यहाँ पे जो है आर्मी की आर्म्स फैक्ट्री लगाई गई थी, किसके द्वारा, फ्रेंच के द्वारा। ये अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो उसके बाद वाइल द मराठास गोट द रीजन सराउंडिंग द, अब मराठास को ये जीत जाते हैं, जो हमने बताया ना, एक तरफ तो टीपू सुल्तान होते हैं, दूसरी तरफ निज़ाम, मराठा एंड इंग्लिश होते हैं, तो ये जीत जाते हैं। तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम में यही था कि जो जीतेगा उसको क्या मिल जाएगी, टेरिटरी मिल जाएगी। अब ये तीन चीज़ें, ये जो तीन थे, बारामहल और डिंडीगल और मालाबारी, ये तो इंग्लिश मैन ने अपने अंडर कर ली। और मराठास को क्या मिला, मराठास को जो तुंगभद्रा वाला रीजन था एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज वाला रीजन वो ले लेते हैं वो। और निज़ाम को क्या मिला, द एरियाज फ्रॉम द कृष्णा रिवर टू द पेनार। तो कृष्णा रिवर से लेके पेनार रिवर तक का जो एरिया था वो किसके अंडर हिस्से में आ गया, निज़ाम के। बिसाइड्स अ वार डैमेज ऑफ 3 करोड़ रुपीज वॉज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द टीपू को 3 करोड़ रुपए भी जो है वो इनको देने पड़े, इन तीनों को, ठीक है। हाफ ऑफ द वॉर जो था वो पेड इमीडिएटली वाइल द रेस्ट वॉज गिवन इन द इंस्टॉलमेंट फॉर विच द टीपू 2 सन वर टेकन एज अ होस्टेजेस बाय द इंग्लिश, ठीक है। तो अब ये टीपू सुल्तान 3 करोड़ एकदम से तो नहीं देगा, थोड़े हाफ इंस्टॉलमेंट करके देगा। पहले हाफ इंस्टॉलमेंट दे दी, हाफ इसकी रह गई, तो हाफ इंस्टॉलमेंट ना पे करने के लिए टीपू सुल्तान के 2 लड़कों को जो है वो होस्टेज बनाया गया, किनके द्वारा, इंग्लिश मैन के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है टीपू के 2 लड़कों को होस्टेज बना के रखा गया, क्योंकि इसने हाफ इंस्टॉलमेंट्स जो है वो पे नहीं की थी। अब यहाँ तक था हमारा थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर पे, जिसके अंदर अगेन हम पहले बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड में आपके पास जो इंग्लिश एंड टीपू सुल्तान थे, ठीक है, इनका काफ़ी मतलब किस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए, 1792 टू 1799। तो
टीपू फुलफिल्ड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ द श्रीरंगपट्टनम एंड गोट हिज सन्स रिलीज। मैंने आपको बताया उसने पहली इंस्टॉलमेंट तो भर दी थी, दूसरी इंस्टॉलमेंट 3 करोड़ वाली जो मतलब हाफ हाफ करके देने थे तो नहीं दी थी, तो 2 सन्स को हॉस्टेज बनाया गया था इंग्लिशमैन के द्वारा। लेकिन उस बाद में जाके ये अपने दोनों लड़कों को छुड़वा लेता है, अपनी जो ट्रीटी थी उसको फुलफिल कर देता है, मतलब पैसे चुका देता है, बेटों को रिलीज़ करवा देता है। आगे जाके 1796 में व्हेन अ हिंदू रूलर ऑफ द वोडेयार डायनेस्टी डाइड, टीपू रिफ्यूज टू प्लेस अ वोडेयार माइनर सन ऑन द थ्रोन एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ सुल्तान। तो यहाँ पे आगे जाके 1796 में जब वोडेयार फैमिली का जो हिंदू राजा होता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो नेक्स्ट नंबर जो आता है वो या तो टीपू सुल्तान बनेगा या उसका कोई लड़का बनेगा, तो वो अपने माइनर सन को न बिठाकर खुद को ही सुल्तान घोषित करता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ही डिक्लेयर्ड एवेंज हिज ह्यूमिलेटिंग डिफीट एंड टर्म्स बाय पुट ऑफ। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, खुद को सुल्तान इसने बनाया ही क्यों, क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम में इसकी बेइज्जती हुई थी, बेइज्जती इन द सेंस कहने का मतलब कि जो इसको 3 करोड़ रुपए देने पड़े थे और जो टेरिटरीज भी थी इसने लॉस कर दी थी, तो ये इन सब चीज़ों का अब हिसाब किताब चुकता करेगा इनसे जिन्होंने इसको हराया था। तो अब आगे जाके 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली सक्सीडेड द सन जॉन शोर। तो पहले कौन थे, जॉन शोर, सर जॉन शोर थे। नेक्स्ट कौन आ जाते हैं आपके, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। जब ये टीपू सुल्तान जब राजा बनता है तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो सक्सीड कर देते हैं एज अ न्यू गवर्नर जनरल। तो जो इम्पीरियलिस्ट था वेलेस्ली वॉज कंसर्न्ड अबाउट द टीपूज ग्रोइंग फ्रेंडशिप विद द फ्रेंच। आपको अल्टीमेटली एक चीज़ याद रखनी है कि ब्रिटिशर्स को ये थ्रेट हमेशा ही रहा कि क्योंकि हैदर अली की जो फ्रेंडशिप थी वो फ्रांस वालों के साथ थी, और जब इसका लड़का आया टीपू सुल्तान उसकी भी फ्रेंडशिप जो थी वो फ्रांस के साथ थी, तो ब्रिटिशर्स को ये थ्रेट हमेशा ही रहता है। तो जब वेलेस्ली आता है, जब टीपू सुल्तान राजा होता है, तो वेलेस्ली को भी ये डर सताता है कि जो टीपू सुल्तान है उसकी फ्रेंडशिप जो है बढ़ रही थी फ्रांस वालों के साथ, ठीक है। तो ये एम्ड एट ह्यूमिलेटिंग टीपू इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और फोर्स्ड हिम टू सबमिशन टू द सिस्टम ऑफ द सब्सिडरी अलायंस। तो आपको ये पता होगा कि लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो सब्सिडरी अलायंस लेके आए थे, तो टीपू को भी ये चीज़ जो है वो नहीं पसंद थी। सो द चार्जशीट अगेंस्ट टीपू मैंशनड दैट ही वॉज प्लॉटिंग अगेंस्ट इंग्लिश विद द निज़ाम एंड मराठा एंड दैट ही हैड सेंट ए मिशनरीज टू कहाँ भेजता है, सॉरी इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ, थोड़ा वो हो गया था ना। तो चार्जशीट किसके अगेंस्ट में ये लागू कर देता है, टीपू के अगेंस्ट में, जिसमें ये माना जाता है कि टीपू सुल्तान जो है वो इंग्लिश मैन के खिलाफ जो है प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, किसके साथ मिलकर, निज़ाम के साथ एंड मराठास के साथ मिलकर। एंड ही हैड सेंट द मिशनरीज टू द अरेबिया, अफगानिस्तान, Kabul and Zaman Shah, and also the Isles of the France, Versailles with treasonable intent, and Tipu's explanation did not satisfy Wellesley। जब इसके खिलाफ, जैसे आपको पता होगा किसी के खिलाफ अगर एक्सप्लेनेशन आती है तो उसको एक्सप्लेन करना होता है कि किस रीज़न से वो चीज़ कारण नहीं कर पाया या क्यों कर पाया, तो एक्सप्लेनेशन का जो है वो लेटर बना के उसको भेजना होता है जिसने एक्सप्लेनेशन मतलब किसी से मांगी होती है। तो जब टीपू सुल्तान के खिलाफ चार्जशीट वेलेस्ली ने भेजी तो टीपू सुल्तान ने जो उसका एक्सप्लेनेशन दी उसकी, तो उससे वेलेस्ली जो था वो सेटिस्फाई नहीं था। तो अब हम बात कर लेते हैं कोर्स ऑफ वॉर में क्या होता है। तो वॉर जो है वो बिगिन होता है आपका 1799 में, जो कि अप्रैल में स्टार्ट होता है, अप्रैल की भी 17 को, एंड 4 मई जो है 4 मई 1799 में एंड हो जाता है विद द फॉल ऑफ द श्रीरंगपट्टनम। तो जो टीपू था was defeated first by the English general Stott and then by the जनरल हैरिस। तो टीपू सुल्तान यहाँ पे हार जाता है इंग्लिश मैन से, ठीक है। एंड ऑथर वेलेस्ली द ब्रदर ऑफ द लॉर्ड वेलेस्ली ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द वॉर। तो दोनों भाई वेलेस्ली, ऑथर वेलेस्ली एंड लॉर्ड वेलेस्ली, दोनों जो है पार्ट लेते हैं इस वॉर के अंदर। एंड जो इंग्लिश थे वर अगेन हेल्प्ड बाय द मराठाज एंड निज़ाम।
अल्टीमेटली जो निज़ाम एंड मराठास थे उन्होंने इंग्लिश मैन का ही साथ दिया, ये मैसूर वॉरियर इनका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। तो जो मराठास थे हैड बीन प्रोमिस्ड हाफ ऑफ द टेरिटरी ऑफ टीपू एंड निज़ाम हैड ऑलरेडी साइन द सब्सिडरी अलायंस। तो मराठास को ये लालच दिया गया था इंग्लिश की हेल्प करने के लिए कि उनको टेरिटरी मिल जाएगी टीपू की, एंड निज़ाम ने तो पहले से ही सब्सिडरी अलायंस जो कि वेलेस्ली लेके आए थे उनके द्वारा साइन किया गया था। तो टीपू लेट डाउन हिज लाइफ फाइटिंग ब्रेवली। तो टीपू सुल्तान बेचारा अकेला ही लड़के उन्होंने जो है ब्रेवली लड़े वो, एंड हिज फैमिली मेम्बर्स वर इंटर्न्ड एट वेलोर, एंड जो उसका ट्रेजर था वो भी कॉन्फिसेट कर दिया गया बाय द इंग्लिश। एंड ऑल्सो जो इंग्लिश मैन ने एक लड़के को चूज़ किया फ्रॉम द अर्लियर हिंदू रॉयल फैमिली ऑफ मैसूर एज अ महाराजा उसको बनाया, एंड इम्पोज ऑन हिम द सब्सिडरी अलायंस। धक्के से उसके ऊपर सब्सिडरी अलायंस जो है वो थोप दिया गया, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली लेके आया था, क्योंकि टीपू सुल्तान तो इसके खिलाफ थे। ठीक है, टीपू सुल्तान इस चीज़ के खिलाफ थे, तभी उसके ऊपर चार्जशीट डाली गई कि ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है निज़ाम एंड मराठास के साथ मिलकर कि इंग्लिश मैन को हटाया जाए एंड ऑल। ठीक है, एंड नेक्स्ट ये हमारा यहाँ तक फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैसूर आफ्टर टीपू। टीपू के बाद मैसूर की क्या हालत हो जाती है वो देखते हैं। तो वेलेस्ली ऑफर्ड सोंडा एंड हरपॉनली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मैसूर डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों किसको दे देता है, मराठास को, लेकिन बाद में रिफ्यूज़ कर देता है। पहले कहता है ये दे दूंगा तुम्हें एंड बाद में रिफ्यूज़ कर देता है। द निज़ाम, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, निज़ाम वॉज गिवन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द, अभी निज़ाम को कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं उसकी डेथ के बाद, मैसूर की टीपू सुल्तान की डेथ के बाद, तो गुटी एंड गोरमकोंडा। ठीक है, इंग्लिश टुक पोसेशन ऑफ कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर, दारापोरम एंड श्रीरंगपट्टनम। तो ये तीनों जो है आपस में कुछ कुछ एरिया मैसूर का आपस में बांट लेते हैं। तो यहाँ पे 5 लेते हैं, ये कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर, जो अच्छे अच्छे थे ना वो इन्होंने अपने पास रखे हुए थे, दारापोरम एंड श्रीरंगपट्टनम जिसकी ट्रीटी भी हुई थी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सी उसमें एंग्लो मैसूर वॉर में ये ट्रीटी हुई थी श्रीरंगपट्टनम की। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट आपके पास आएगा कि जो न्यू स्टेट ऑफ मैसूर था वो हैंड ओवर कर दिया जाता है ओल्ड हिंदू डायनेस्टी, जिस मैंने आपको बताया ना एक हिंदू राजा के लड़के को वहाँ पे बिठाया जाता है, अंडर द माइनर रूलर ऑफ कृष्ण राजा 3 हु एक्सेप्टेड सब्सिडरी अलायंस। हालांकि उसने खुद एक्सेप्ट नहीं किया था, धक्के से सब्सिडरी अलायंस करवाया गया था। तो एक जो इन्होंने न्यू स्टेट बनाई थी वो किसको दे दी जाती है, जो न्यू राजा उन्होंने, न्यू किंग जो उन्होंने बनाया था, रूलर बनाया था, उसको दे दिया जाता है। ठीक है, 5वां पॉइंट आपके पास आएगा जिसको धक्के से इन्होंने सब्सिडरी अलायंस जो है वो साइन करवाया था। ठीक है, उसके बाद 1831 के अंदर जो विलियम बेंटिक होता है टुक कंट्रोल ऑफ मैसूर ऑन द ग्राउंड ऑफ द मिस गवर्नेंस। तो विलियम बेंटिक जो है मैसूर को अपने अंडर कर लेता है पूरा अंडर किसके अंडर, मिस गवर्नेंस के कारण से। एंड 6th पॉइंट हमारे पास आ जाता है इन 1881 लॉर्ड रिपन रिस्टोर द किंगडम ऑफ द रूलर। तो लास्ट में जो है कौन इसको अपने अंडर कर लेता है, लॉर्ड रिपन जो है मैसूर को अपने अंडर कर लेता है। ठीक है, तो ये सारा था आपका मैसूर का। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं भी समझ में आया तो रिवाइंड करके प्लीज़ इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट में हम बात करेंगे एंग्लो मराठा स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी। थैंक यू।